हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डी का जो 2026 का नोटिफिकेशन आया है और कल से फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं, तो आप ना फॉर्म फिल कैसे करना है। अगर आप सीएससी वाले से जाके भी फॉर्म फिल करवाओगे तो भी आपने पहले यहाँ एक वीडियो देखनी है, और फॉर्म अगला भरे तो उसका दोहरा बैठ जियो, एक एक चीज देखियो। पहले यह वीडियो देखनी है। फॉर्म भरने से पहले मैं सारी चीज बताऊंगा कि क्या चीज हमने ध्यान रखनी है। तो बिल्कुल रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक फाइनल बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है हमने, अनेक्जर कैसे लगाना है, फोटो और साइन कैसे अपलोड करने हैं। और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस दुविधा में है कि हमने जनरल का फॉर्म भरना चाहिए या ईडब्ल्यूएस का फॉर्म भरना चाहिए। तो सारी चीजें 15 पॉइंट्स में फॉर्म भरने से पहले 15 पॉइंट्स का जिक्र करूंगा। सारे पॉइंट्स आपने एक एक ध्यान से सुनने हैं, उसके बाद ही आपने फॉर्म भरना है। अदरवाइज रिजेक्ट हो गया एक बार फॉर्म तो दोबारा नहीं भरा जाएगा। और जल्दबाजी मत करना कुछ भी, बिल्कुल सोच समझ के फिर फॉर्म भरना है, क्योंकि हरियाणा में 2-3 साल में एक बार वैकेंसी आती है और आपकी छोटी सी गलती आपकी पूरी लाइफ स्पॉइल कर सकती है। तो कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तो सबसे पहले हम 15 पॉइंट्स का पता करते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ग्रुप डी। तो ग्रुप डी 5/2026 है। तो पहला पॉइंट ये है कि फॉर्म फिल शुरू हो रहे हैं कब से? 19 से। 19/6/2026 से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो है 3 जुलाई, 3/7/2026। तो आपने कोशिश करनी है कि इब फॉर्म भर लो, क्योंकि बाद में कोई एश्योरिटी नहीं है कि लास्ट डेट बढ़ेगी। और लास्ट टाइम पे जो एक वीक होता है उस टाइम पे साइड डाउन भी होती है। तो आप ये वीडियो देखने के बाद बेशक फॉर्म भर लेना। तो 19 से शुरू हुए हैं, 3/7 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो फीस जमा करने की लास्ट डेट है, फीस जमा करने की लास्ट डेट है 6 जुलाई। 6/7/2026 तक आप फीस जमा कर सकते हो। और करेक्शन की डेट, अगर आपने मान लो किसी ने कल फॉर्म भर दिया और उसमें कोई गलती होगी आपकी, या आपने कोई फोटो पे अपना नाम और डीओपी ना लिखा और आपने फॉर्म भर दिया, तो करेक्शन की डेट है 7-8-9 तो इन 3 दिनों के बीच में आप करेक्शन कर लेना। जिन्हें फॉर्म भर दिया और कोई छोटी मोटी गलती होगी तो आपकी करेक्शन हो जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। अदरवाइज जो आप फॉर्म भरेंगे बहुत ध्यान से फॉर्म भरना है, सोच समझ के, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक है। जो एज लिमिट है, एज कौन भर सकता है? 18 से 42 साल तक एज वाला भर सकता है इसमें। और ये है जनरल के लिए 18 से 42 साल। और जो रिजर्व कैटेगरी है वो है 18 से 47 साल, अदर्स के लिए। इसमें जो जिसका तलाक हो रहा है, विडो है, उसको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर 42 तक फॉर्म भर सकता है तो वो 47 तक फॉर्म भर पाएगा विडो। तो विडो को 5 साल का एज का रिलैक्सेशन है सिर्फ। ठीक है। और जो एज काउंट होगी वो लास्ट डेट होगी, यानी 3/7/2026। 3/7/2026 तक अगर कोई 18 साल का है, 18 का है, तो वो फॉर्म भर सकता है। अगर किसी की 4/7 डेट ऑफ बर्थ है, 4/7 है, तो वो फॉर्म भर नहीं सकता। तो 3/7 तक जो 18 का हो गया वो फॉर्म भर सके है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? योग्यता, योग्यता सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। और हिंदी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए एक, 10वीं में हिंदी हो या संस्कृत हो, तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सिर्फ 10वीं पास है और हिंदी या संस्कृत में से एक पद, एक जो है सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? डॉक्यूमेंट्स में आपकी
10th की मार्कशीट लगेगी क्योंकि 10वीं बेस पे है। अगर 12th की भी भरो तो हायर एजुकेशन आप ऐड कर सकते हो। 12th भरो तो 12th की भी चाहिए। फोटो होना चाहिए, जो फोटो होगा उसका व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए फोटो का। साथ में उस पर आपका नाम लिखा होना चाहिए, जैसे फोटो के नीचे ऐसे होना चाहिए जितेंद्र, और डेट ऑफ फोटो लिखनी है, डेट ऑफ फोटो। यानी मैंने लेटेस्ट फोटो होना चाहिए, मैंने मान लिया 15/6/2026 लिख दिया उस पर डेट ऑफ फोटो की, मैंने 15/6/2026 को फोटो बनवाया था। तो ये चीज फोटो की होनी चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। डॉक्यूमेंट सिर्फ यही लगेंगे 10वीं 12वीं, फोटो और सिग्नेचर, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और जो अनेक्जर है, अनेक्जर बाद में लगेगा, वो डाउनलोड होकर लगेगा, वो मैं आगे दिखाऊंगा जब फॉर्म भरूंगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट का सबसे मेन पॉइंट है, बताने के बाद भी बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं, लेकिन मैं लास्ट बार बता रहा हूँ, बार बार कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगा। पहला है सर्टिफिकेट, जो डोमिसाइल है आपका, डोमिसाइल। डोमिसाइल कभी का भी हो, आपका डोमिसाइल होना चाहिए बस। कितना ही पुराना हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका डोमिसाइल बना होना चाहिए। दूसरा है डीएससी और ओएससी का। डीएससी और ओएससी का जो सर्टिफिकेट है, जब 13/11/2024 को आपका क्लासिफिकेशन हुआ था एससी कैटेगरी का, दो पार्ट्स में डीएससी और एससी, तो उसके बाद का आपका कभी का भी हो 13/11/2024 के बाद का होना चाहिए, और फॉर्म की लास्ट डेट यानी 3/7/2026, इससे पहले का होना चाहिए। इन दो डेट्स के बीच में आपका कभी बन रहा हो तो वो आपका लग जाएगा, डीएससी का और ओएससी का। तीसरे पे बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस, ये तीन सर्टिफिकेट जो हैं वो न्यू फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए, यानी 2026-27 के, यानी 1/4/2026 के बाद का होना चाहिए, इसके बाद का होना चाहिए। और फॉर्म की लास्ट डेट है 3/7/2026, इसके बीच का होना चाहिए, वही वैलिड होगा, इससे पहले का वैलिड नहीं होगा। 1/4/26 से पहले का वैलिड नहीं होगा। अगर आपका 31 मार्च 2026 है तो भी वैलिड नहीं होगा, तो आपका 1/4/26 के बाद का होना चाहिए। उसके बाद है ईएसएम का। ईएसएम का सर्टिफिकेट जो है वो आपका 20/6/2025 के बाद का होना चाहिए, 20/6/2025 के बाद का, और 3/7/26 के बीच का। इससे इसके बाद नहीं होना चाहिए और इससे पहले भी नहीं होना चाहिए, तो इनके बीच का जो है वो होना चाहिए, 20/6/2025 से लेकर 3/7/2026 के बीच का होना चाहिए। इसके बाद है पीडब्ल्यूबीडी। पीडब्ल्यूडी वाला का सर्टिफिकेट जो है वो आपका कभी का हो, सिर्फ लास्ट डेट क्लोजिंग जो डेट है उससे पहले का होना चाहिए, यानी 3/7/2026 से पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। नया बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, जिसका बन रहा है ठीक है, सिर्फ 3/7/26 से पहले का होना चाहिए। इसके बाद है स्पोर्ट्स कोटा, जो स्पोर्ट्स की ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, ईएसपी, ईएसपी। तो ईएसपी का जो है वो 15/11/2018 के बाद का, 15/11/2018 के बाद का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और 3/7/2026 से पहले का होना चाहिए। तो ये सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, ठीक है। और ईएसएम का है कैया का 20/6/25 के बाद का तो होगा, लेकिन रिन्यू नहीं हो रहा होगा तो उसको रिन्यू करवा लेना भाई, लेटेस्ट लगाना, सीधी बात ये है ईएसएम का। और तो मैंने बताई दिया, डोमिसाइल कभी का भी, और डीएससी का आपका बन रहा हो 13/11/24 के बाद का कभी भी बनवाया आपका लग जाएगा। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस जो है वो नया लगेगा 1/4/26 के बाद का। पीडब्ल्यूडी का कद्दे भी बन रहा हो 3/7/2026 से पहले का होना चाहिए। ईएसपी का 15/11/2018 के बाद का होना चाहिए। अब है मेन पॉइंट, फॉर्म किस चीज से भरें, फॉर्म जनरल से भरें या ईडब्ल्यूएस से भरें। तो जो पॉलिसी है वो पॉलिसी ग्रुप सी में जो पॉलिसी है, और उसके कारण जो कट ऑफ आई गई है ईडब्ल्यूएस की, तो उसके डर से बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है कि हम किस चीज से भरें। तो देखो, ग्रुप सी में दो स्टेज होती हैं, प्री और मेंस। प्री और मेंस में दो स्टेज हैं, तो यहाँ प्री पे रजिस्ट्रेशन दे नहीं रखा, मेंस मेंस में दे रखा, इसीलिए प्री में ईडब्ल्यूसी कट ऑफ ज्यादा चली गई। तो आपने ग्रुप डी का जो फॉर्म भरना है, ग्रुप डी का जो फॉर्म भरना है, जिसका अपने अपने कैटेगरी में भरना है, जिसका ईडब्ल्यूएस का बने रहा है, जनरल वाला कोई बालक है
और EWS का बन रहा तो उसने EWS से भरना है, BCA वाला उन्हें BCA में, B वाला ने B में, OSC DSC वाला ने अपनी अपनी कैटेगरी में भरना है। ठीक है, ये 100% है, इसमें 99 पॉइंट का कुछ चक्कर नहीं है, इसमें 100% है। जिसका EWS का सर्टिफिकेट बन रहा है उसने EWS से भरना है। जो कट ऑफ लगेंगी वो जनरल की सबसे ज्यादा लगेगी, EWS की, फिर BCB की, BCA की, OSC की, DSC की, इस प्रकार कट ऑफ लगेंगी। तो आपने जो फॉर्म भरना वो EWS से भरना है। क्लियर। अब बात करते हैं फीस की। जो फॉर्म भरांगे फीस किसकी लगेगी किसकी नहीं लगेगी। जिसने CET प्री का फॉर्म भरा था, CET प्री ग्रुप C 1/2025, जिसने ये फॉर्म भरा था उसकी फीस नहीं लगेगी। फीस सिर्फ उससे की लगेगी जो मतलब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है। कुछ टाइम पहले जैसे आया था ऑनलाइन वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं आया था, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इस वन टाइम रजिस्ट्रेशन के ही पैसे लग रहे हैं आपके 500 रुपये। ठीक है, तो जिसका पहले तो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसके दोबारा पैसे नहीं लगेंगे। और जब भी आप फॉर्म भरो तो अगर आपकी ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जा या पेंडिंग दिखावे तो इसमें भाई आपकी जिम्मेदारी है, HSC की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आपने आपका खाता मतलब फीस कट गई और वो पेंडिंग दिखा रहा है और बाद में फॉर्म के वगैरह सबमिट ना हुआ है तो उसमें HSC जिम्मेदार नहीं है। आप अपना फॉर्म खुद भरो या SC से भरवाओ, सबमिट सक्सेसफुली आ जाए जब भी अपना फॉर्म भरा मानियो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एक से अधिक बार आपने अगर रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका कैंडिडेचर का जो है वो कैंसिल हो जाएगा फॉर्म। उससे अगला पॉइंट जो अंडरटेकिंग है लास्ट में लगेगी जब फोटो साइन लाओगे, अनेक्जरेट है, ये लानी बहुत जरूरी है। अपने साइन करके ये सबमिट करना जरूरी है। और उसके बाद जैसे ये सबमिट करोगे उसके बाद का जो प्रोसेस होगा लास्ट में जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म आपका आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म को निकाल के और उस पर साइन करके, सबसे लास्ट काम ये है जो अपना जितना सारा फॉर्म भरा है वो उस पर साइन करके एप्लीकेशन फॉर्म पे फिर सबमिट करना है, तब आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे भाई जो पता होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट ये है कि आपने फोटो लगाओ उसका ध्यान रखना है, व्हाइट बैकग्राउंड और नेम लिखना है उस पर और DOP लिखना है। दूसरा पॉइंट जो है वो है अंडरटेकिंग आपने सबमिट करना है, अनेक्जरेट। तीसरा जो है एप्लीकेशन फॉर्म पर लास्ट में साइन करके वो भी सबमिट करना है, उसके बाद ही सबमिट सक्सेसफुली होगा आपका। तो ये पॉइंट्स हैं। और फोर्थ पॉइंट, अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन बन रहा है तो आपने दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए क्लियरली जो जो इम्पोर्टेंट थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फॉर्म कैसे भरना है। मैं डायरेक्ट लिंक दे दूंगा इसका, तो आप डायरेक्ट इस पेज पे आ जाओगे। इस वीडियो के नीचे आपको लिंक मिलेगा, तो लिंक पे क्लिक करोगे तो ऐसे प्रीफेस आ जाएगा, HSC की साइट खुल जाएगी। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 1 4 चीज़ें दे रखी हैं। ये तो है एडवर्टाइजमेंट, ये है फर्स्ट स्टेप। इसमें क्या दे रखा है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप D 5/2026। न्यू यूज़र का मतलब यो है ऐसा बालक जिसने आज तक ना तो CET 2022 का फॉर्म भरा ग्रुप C का, ना ग्रुप D का फॉर्म भरा 2023 वाला, और ना 2025 का ग्रुप C का फॉर्म भरा प्री वाला। जिसने आज तक CET जब तक लागू होया है और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो उसने इस फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करके और रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, दूसरा स्टेप है एग्जिस्टिंग यूज़र फॉर ग्रुप D 5/2026, यानी जिसका पहले तय
जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वन टाइम रजिस्ट्रेशन जब से लागू है वो बन रहा है। तो जिसका पहले से बन रहा है उसने एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करके फॉर्म भरना है। तीसरा है एग्जिस्टिंग यूज़र ऑफ ग्रुप सी 2025। स्पेशल ये उसके लिए है जिसने ग्रुप सी का फॉर्म भरा था, जिसके जुलाई में पेपर हुए थे पिछले साल CET प्री का, जिसने CET प्री का फॉर्म भर रखा है। और CET फॉर्म प्री का जब जनवरी में फॉर्म निकले थे और जुलाई में पेपर हुए थे, तो जिसने वो फॉर्म भरा था ओनली, तो उसने इस पर क्लिक करके तीसरा वाला पर क्लिक करके फिर अपना ग्रुप डी का फॉर्म भरना है। समझ गए तीनों बातें। अगर कोई पहले तो एग्जिस्टिंग यूजर है तो उसने इस पर है, अदरवाइज तीसरा पता जिसने सी ग्रुप का भर रखा है। आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन एक बार ही होगा। अब कोई नया यूजर जिसने ई बना लिया तो आगे चाहे CET ग्रुप सी हो, डी हो, चाहे किम में भी हो, लाइफ में एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। जैसे SSC में एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होया करे और उससे तय आप चाहे 20 साल तक फार्म भरते रहो तो वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। इसी प्रकार HSC में एक बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन होगा और उसकी फीस 500 रुपये लगेगी। जिसका पहला हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और अपना न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन करो। मैं पहले वाले पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कन्फर्म करना, फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे चेक बॉक्स है डिक्लेरेशन का, इसको क्लिक करो। आपने यहाँ मोबाइल नंबर भरना है। मोबाइल नंबर भरने के बाद यहाँ पे OTP आएगा, फिर अपना ईमेल ID देनी, फिर यहाँ पे OTP आएगा, फिर अपना री-इंटर ईमेल ID करनी है और फिर ईमेल का OTP भरना है और यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेना है। और पासवर्ड ऐसा मत बनाना, मान लो मेरा जितेंद्र नाम है तो जितेंद्र @123, यो सिंपल सा पासवर्ड बना ले हैं, यो ना बनाना भाई। 123 बिल्कुल मत लाइयो। आपने कोई अच्छा सा पासवर्ड बनाना है और आपने याद रहना चाहिए। हाँ, अपना नाम शुरू में हो @ और उसके पास और कुछ लगा लियो, 123 नहीं लगाना, क्योंकि कोई भी आपका खोल सका रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरह। तो और एक पॉइंट और यहाँ पे ध्यान रखना है, जो मोबाइल नंबर दो आप और ईमेल ID दो वो ऐसी देनी है जो आपका पूरी उम्र यूज हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब पे लगोगे तो आपका फ़ोन नंबर और ईमेल ID सर्विस रिकॉर्ड में चढ़ेगी और उससे तो सारी चीज़ होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन आऊँगी। आपकी सैलरी तक भी फ़ोन नंबर अटैच होगा ना, मान लो एक प्रकार से। तो फ़ोन नंबर और ईमेल ID ऐसी देनी है जो आप परमानेंट रख सको, या अपना नया मोबाइल नंबर नई ईमेल ID बना लो और उसने लाइफ लॉन्ग यूज़ करो फिर, ठीक है। तो यो काम करना आपने। यहाँ पे फिर आप कैप्चा भरोगे, कैप्चा भरने के बाद आप रजिस्टर एंड प्रोसीड करोगे। फिर यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीड, जैसे ही आप रजिस्टर एंड प्रोसीड करोगे तो आपके पास देखो, यहाँ पे ऊपर देखो रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो अब क्या हुआ, अब न्यू यूजर का जो है, न्यू यूजर ने न्यू यूजर पे क्लिक करके और फ़ोन नंबर और ईमेल ID भरी और अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से दोनों के स्टेप सेम हैं। अगर आप पहले पे क्लिक करोगे न्यू यूजर पे, तो करने के बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपके ये 5 स्टेप आ जाएंगे। और अगर आप तीसरे पे करोगे कि आपने ग्रुप सी का फॉर्म भर रखा था और उड़े आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरकर और कैप्चा भरकर लॉगिन करोगे तो सेम ये पेज खुलेगा। तो फिर यार सेम स्टेप सेम है। अगर आपने न्यू यूजर तब भरया है तो आपने ये सारी डिटेल भरनी पड़ेंगी। अगर आपने तीसरा तब भरया है तो ये पहले तब भरी आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। उसके बाद क्या ऑप्शन आएंगे, उसके बाद ऑप्शन आया है हैव यू पार्टिसिपेटेड इन CET 2022 या 23। क्या आपने ग्रुप सी का 2022 में पहली बार CET आया था, फॉर्म पार्टिसिपेट कराया था, या 23 में ग्रुप डी में कराया था। अगर कराया था तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज नो पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आप डिटेल भरो फॉर्म में वो 10th से मैच होनी चाहिए। 10th में जो आपका नाम है, जैसे मेरा नाम जितेंद्र है, जितेंद्र कुमार है, तो जितेंद्र कुमार है तो मैंने जितेंद्र कुमार लिखना है यहाँ पे। अगर ओनली जितेंद्र है तो जितेंद्र लिखना है। फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है वो। फिर फादर नेम की बहुत सारे बच्चों को दिक्कत है, मदर नेम की तो सुन लो बात। जो आपकी 10th की डिग्री है और उसमें
आपका नाम, आपके पापा का नाम, आपकी मम्मी का नाम, और आपका जो आधार कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, या आपका बीसी का सर्टिफिकेट है, या जो भी है डोमिसाइल है, उन सब में आपका और आपकी मम्मी का मैच होना चाहिए। और आपके मम्मी पापा के डॉक्यूमेंट्स में कुछ अलग नाम है, जैसे कुमार लग जाएगा या देवी लग जाए है, तो वो इशू सोल्व तो करना पड़ेगा, लेकिन एट प्रेजेंट आपने दिक्कत नहीं दे होगा। कहने की बात ये है, आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए बस, ठीक है। आपकी 10वीं में जो आपका नाम है, आपकी 12वीं की मार्कशीट में आपके पापा का नाम सिंह है तो सिंह लिखना है। सिंह आपके पापा का नाम आपकी मार्कशीट में नहीं है तो नहीं लिखना। मतलब बात यह है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में मैच होना चाहिए और वो सेम यहाँ पे लिखना है। फिर है डू यू हैव आधार नंबर, येस या नो। अगर है तो येस करो, अदरवाइज नो करो। उसके बाद डू यू हैव ब्रदर एंड सिस्टर हु इज़ योर ट्विन, कोई जुड़वा भाई बहन है, अर्जी नंबर है क्या फॉर्म CT 2025 का, तो अगर है तो येस करो, अदरवाइज नो करो। फिर जेंडर करना है चूज। फिर मैरिटल स्टेटस, मैरिड हो या अनमैरिड हो। जैसे मान लो मैंने नहीं कर रखा, फिर मैं यहाँ पे भर देता हूँ एक बार डिटेल। आपने सारी डिटेल भर लेनी है। उसके बाद एक आइडेंटिटी मार्क दे सकते हो तो दे दो। और ये जो आइडेंटिटी मार्क है ये हर जगह काम आता है भाई। ये जो है आइडेंटिफिकेशन मार्क, आप कोई चेहरे पर कोई कट हो, कोई निशान हो, हाथ पर कोई कट हो, तो आप जब आपका सिलेक्शन होता है तब भी आपका एक आइडेंटिफाई मार्क पूछा जाता है। और आपकी सर्विस जो रिकॉर्ड है, सर्विस बुक में भी एक मार्क लिखा जाता है। तो आप कोई भी लिख सकते हो और वो वही बताना हर जगह। तो कोई भी मार्क हो तो ठीक है, उसको लिख दो। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद अब आगे यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। 5 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे अपना स्टेट चूज करना है। आपने हरियाणा चूज कर लिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, मान लो यहाँ पे मैंने चूज कर लिया हरियाणा। यहाँ पे आपने डिस्ट्रिक्ट चूज करना है जो भी आपका। इसके बाद आपका एरिया, गांव में रहो हो तो रूरल और शहर में रहो तो अर्बन। मान लो मैंने कर लिया रूरल, तो यहाँ पे अपनी तहसील भरनी है। यहाँ पे सिर्फ गांव का नाम लिखना है, सिर्फ गांव का नाम, ठीक है। यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखो और यहाँ पे अपनी तहसील लिखो। यहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस कहाँ पे है वो लिखना है और अपना गांव का नाम सेलेक्ट करना है। फिर पिन कोड सेलेक्ट करना है। फिर अगर आप जड़े रहो कोरस्पेंडेंस जो एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस है तो येस कर देना, अदरवाइज नो कर देना और अलग भर देना। कई बार क्या होता है, किसी का कोरस्पोंडेंस एड्रेस अलग होता है और परमानेंट एड्रेस अलग होता है, ठीक है। तो आप ये भर देना। फिर सेव एंड नेक्स्ट पे जाना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा। फिर आएगा कैटेगरी इन्फॉर्मेशन, तीसरा स्टेप। इसमें आपने क्या भरना है, आर यू ए डोमिसाइल बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। आपने हरियाणा का डोमिसाइल लगाना है रजिस्ट्रेशन के टाइम। अगर आपके पास डोमिसाइल है, कद्दे का बन रहा हो, कोई दिक्कत ना है। अगर है तो येस, अगर नहीं है तो नो, ठीक है। मान लो मेरे पास है, येस। फिर क्या भरना है आपने, इसमें भरना है सर्टिफिकेट नंबर, सर्टिफिकेट इशू डेट, फिर किसने वो अथॉरिटी कौन है जिन्हें इशू करा। फिर यहाँ पे उसकी PDF लगानी है। फिर कैटेगरी चूज करनी है। यहाँ पे कैटेगरी चूज करनी है। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर कैटेगरी चूज होगी तो आपने ध्यान से करनी है। सब ने अपनी अपनी कैटेगरी चूज करनी है, ठीक है। जिसकी जनरल है जनरल, DSC OSC BCA BCB EWS। जिसका EWS बन रहा है 1/4/26 के बाद का, तो उसने EWS कैटेगरी चूज करनी है और EWS से फॉर्म भरना है भाई, ना तो कट ऑफ जनरल की तो आई जाएगी। तो जिसका जो भी बन रहा है अपना सर्टिफिकेट, तो आपने अपनी अपनी कैटेगरी चूज करनी है यहाँ पे। उसके बाद हैव यू वर्कड और आर यू प्रेजेंटली वर्किंग ऑन, कोई एड हॉक पे काम करता हो, कॉन्ट्रैक्ट पे हो, कोई वर्क चार्ज हो, डेली वेजेज पे कोई काम करता हो तो येस करो, अदरवाइज नो करो। अगर आप एक्स सर्विसमैन आपका
एक्स सर्विसमैन का है तो अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। यस करोगे तो एक ऑप्शन हो रहेगा, क्या आपने पहले एक्स सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो ले रखा है, अगर ले रखा है तो यस, अदरवाइज नो। तो फिर यहाँ पे अपने अपनी जो जो चीज़ है ये सारी चीज़ भरनी है, ठीक है। अगर नहीं है तो नो कर दो। उसके बाद फ्रीडम फाइटर के डिपेंडेंट हो आप तो अगर हो तो यस, अदरवाइज नो। इसमें जो आपका सर्टिफिकेट मिल रहा होगा उसकी डिटेल देनी फिर आपने इनकी। अगर फ्रीडम फाइटर का डिपेंडेंट हो तभी तो सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट, अथॉरिटी और यार्ड है वो सर्टिफिकेट लाना है आपने। अगर नहीं हो तो नो। उसके बाद अगर आप डिसेबिलिटी हो, पीडब्ल्यूडी के हो, अगर हो तो यस, यस करके और यहाँ पे अपनी लगा देना सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जो डिसेबिलिटी का है वो 3/7, जो डिसेबिलिटी का पीडब्ल्यूडी का वो 3/7/2026 के पहले का होना चाहिए, वो चल जाएगा। आप नया नहीं बनवाना और अपना लगा देना यहाँ पे। इसके बाद अगर नहीं है पीडब्ल्यूडी का तो नो कर दो। उसके बाद है ईएसपी का, स्पोर्ट्स कोटा वाले का। अगर स्पोर्ट्स कोटा वाला कोई बच्चा है तो उसने 25/11/2018 के बाद का होना चाहिए। आपका जो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है वो 25/11/2018 के बाद का होना चाहिए और 3/7/2026 से पहले का होना चाहिए। तो अगर है तो यहाँ पे अपने सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट, अथॉरिटी कौन है और किस टाइप का है, कौन सी ग्रेजुएशन है, ABCD जो भी है वो लगा देना। अगर नहीं है तो नो। उसके बाद डू यू हैव एनी क्रिमिनल केस फाइल्ड अगेंस्ट यू, तार ऊपर कदे कोई पहले केस हो उड़ा है, कोई FIR हो रही है। अगर FIR कट रही है तो इस पे, अगर कोई कंप्लेंट फील्ड है एट प्रेजेंट तो इस पे, अगर नहीं है तो नो पे। ये करके ये सारे फिल करके उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, डू यू वांट टू यूज योर ओन स्क्राइब इन रिटन एग्जाम। अगर आपने स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब आपने अलो कर दिया जाएगा। अगर आपने चाहिए तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर देना। अगर यस करोगे तो आपने बताना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, VH है, HH है या LD है या MD है। तो उससे टाइप का जो भी कितने % है, सर्टिफिकेट नंबर और सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी और इशू डेट और फिर वो डॉक्यूमेंट भी लाना पड़ेगा। तो आपने सब्सक्राइब हो जाओगा, वैलिड है इसमें। और जो आप ई डिटेल दोगे जिस सब्सक्राइब की वो आपका एग्जाम में होना चाहिए सेम। उसकी क्वालिफिकेशन भी एक अंडरटेकिंग लगेगा, वो लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नो कर देना। फिर उसके बाद चेक बॉक्स करके और फिर अपने सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे, तीसरा स्टेप आपके 3 स्टेप हो गए हैं, पर्सनल, एड्रेस, कैटेगरी और अब आ गया एजुकेशन। एजुकेशन में जो मांग रखा है वो 10वीं पास मांग रखा है, सिर्फ आपकी 10वीं होनी चाहिए और 10वीं में हिंदी या संस्कृत मत है एक होना चाहिए। तो आपने चाहे BA कर रखी हो, चाहे BTech कर कुछ कर रखी हो, लाओ तो ला दियो, अगर ना लाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर लगाओगे तो जैसे ये है, इस पे 10th पे क्लिक करोगे, ये है आपने कंप्लीट कर ली, ये है परसिविंग है आपकी 10th, ये है आपकी हायर एजुकेशन यानी आपने 12th, और ये है हायर एजुकेशन अगर परसिविंग है तो हिंदी होनी चाहिए। बहुत सारा कि 12th में हिंदी नहीं होती। अगर आपका 10वीं में हिंदी है तो 10वीं की ला दो। अगर यार आप ओनली 10th की लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और 12th की लाओगे तो 10th की भी लानी पड़ेगी, 12th की भी, दोनों लानी पड़ेंगी। तो दोनों लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। और ये जो है, ये जो PDF लगानी है आपने, जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो PDF फॉर्म में लगेगा। उसके बाद जैसे ही आप 10वीं की लगाओगे, 10वीं का याद है स्कूल, बोर्ड या कॉलेज का नाम लिखना है, फिर किस स्ट्रीम से 10वीं करी, 10वीं प्लस हिंदी, फिर किस साल में आपने 10वीं पास करी, फिर आपने रोल नंबर भरना है, फिर परसेंटेज भरना है। अगर CBSE की है या HBSE की वो आपने देखना है। CBSE में CGPA और HBSE में परसेंटेज भरनी है। फिर याद है अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। अगर आपने 12th की परसुइंग करी है तो फिर 12th का भी इसमें भरना है। तो इसमें भी सेम है, सेम चीजें भरनी है आपने। अगर आपने BA भी कर रखी है तो इस पे क्लिक कर देना, क्लिक हियर टू इंटर एनी अदर एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अगर इस पे अगर ये लगाना है तो आप 3 साल की अगर आपने ग्रेजुएशन या कुछ भी कर रखी है तो उसकी आप डिटेल दे सकते हो।
अदरवाइज 12th तक दे देना, कोई दिक्कत नहीं होती। 10वीं की डिटेल दे दो और 12वीं की दे दो, क्योंकि 10वीं बेस पे है ये। इसके बाद जैसे ही करोगे तो यहाँ सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आ जाएगा अपलोड का ऑप्शन। पांचवा पॉइंट, 5 पॉइंट है, पांचवा पॉइंट आ गया अपलोड का ऑप्शन। यहाँ पे आपकी जेपीजी या जेपीजी दो फॉर्मेट में फोटो होना चाहिए, फोटो और साइन। ठीक है। और जो इसका डायमेंशन है वो 20 के बी से 200 के बी के बीच का होना चाहिए। फोटो की कंडीशन है व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और फोटो पर नाम और डीओपी लिखी होनी चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये फोटो है तो यहाँ पे बैकग्राउंड देखो कैसा है इसका, और यहाँ पे इसका व्हाइट है तो व्हाइट बैकग्राउंड वाला चलेगा, और साथ में नाम और ये डीओपी ये लिखनी है, तो ये फोटो आपने लगाना है। तो यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर देना, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देना। उसके बाद क्लिक टू डाउनलोड एनेक्सर 8, ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है भाई, इसको डाउनलोड कर लेना। इसको डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके ये प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद ये है, तो इसमें आपने नाम लिखना है। मान लो मेरा नाम है सुमित है, सुमित लिख दिया। फिर सन ऑफ या डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ जो भी लिखना आपने, जो भी है तो वो उसका नाम लिख देना। फिर रेजिडेंस ऑफ, जैसे रेजिडेंस लिख दिया मेरा कोई भी गांव, जैसे मैंने लिख दिया कंसाड़ा। ठीक है, गांव का नाम कंसाड़ा लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर आपका पहले तय रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट है तो आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर कोई न्यू यूजर है तो उसका तो कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो उसने नहीं फिल करना। ये उसने फिल करना है जिसने सीईटी 2022 का या ग्रुप डी 2023 का पेपर दिया था या सीईटी 2025 का पेपर दिया था, और उसका वन टाइम रजिस्ट्रेशन अलॉट हो रहा है तो उसने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना है। फिर यहाँ पे अपने साइन मार देना। ठीक है, और यहाँ पे अपनी डेट लिख देना, और इसकी पीडीएफ बना के फिर यहाँ पे ब्राउजर में अपलोड कर देना। फिर उसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आ जाएंगे इस तरह का आपका प्रीफेस, जो अपलोडेड सर्टिफिकेट है। अपलोडेड सर्टिफिकेट है, इसमें आपके फोटो है, साइन है, आधार कार्ड की कॉपी शुरू में लगी है, नेक्स्ट रेट लगा दिया, 10वीं का सर्टिफिकेट लगाया आपने और 12वीं का लाया। इसके बाद फिर आपने आई है वेरीफाइड ये कर देने हैं। ये कर देने के बाद अगर आपने कुछ भी एडिट करना है तो क्लिक हियर टू एडिट यूर CTD 2026 एप्लीकेशन फॉर्म। कुछ भी एडिट करना है, कुछ गलती होगी है तो इस पे क्लिक करके और एडिट कर सकते हो, अदरवाइज इस पे क्लिक नहीं करना। फिर अगर आपने सही भरा है तो फिर हैव यू फिल्ड द फॉर्म बाय योरसेल्फ, अगर आपने खुद भरा है तो यस करो, अगर आपने CSC सेंटर वाले से भरवाया तो नो करो। तो यहाँ पे देखना CSC सेंटर वाले सभी क्या करेंगे, यस करेंगे कि उन्होंने खुद ने फॉर्म भरा है, मतलब अप्लीके जो भी कैंडिडेट है उसने। अगर नो करेंगे यहाँ पे तो नो करते ही क्या आ जाएगा, नो करते ही यहाँ पे आ जाएगा उस जिसने फॉर्म भरा है उसका नंबर, उसका नाम लिखना है और फोन नंबर लेकर उसका रजिस्टर्ड करना है जिसने भी वो फॉर्म भरा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली यस ही करेंगे, तो आपने खुद फॉर्म भरना है तो आपने यस करना है। तो ये आपने यहाँ पे जो है खुद भरना है तो क्या करना है, यहाँ पे नो कर देना। यहाँ पे नो नहीं यस कर देना अपना कि खुद तो भरा हमने, तो यस कर देना। उसके बाद उसके बाद आ जाएगा ये पेमेंट का ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। या तो आप अपना आधार कार्ड वेरीफाई कर सकते हो या अपनी फैमिली आईडी से वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपने ये चीज़ें वेरीफाई नहीं करी तो आपका स्टैंडर्ड अमाउंट लगेगी, 1000 रुपये लगेंगे फीस के। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसका 1000 रुपये फीस लगेगी। अगर वो आधार कार्ड या फैमिली आईडी को वेरीफाई कर देता है तो उसके 500 रुपये फीस लगेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आधार कार्ड कर लिया सबका हो जाएगा आधार कार्ड, तो आपने वेरीफाई आधार पर क्लिक करना है। वेरीफाई आधार पर क्लिक करते यहाँ पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आधार नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एक हफ्ता भर देना और सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा आधार डाटा वेरीफाइड सक्सेसफुली, और आधार वेरीफाइड हो गया है। और अमाउंट देखो ऑटोमेटिक 500 आ गई ना, और वहाँ पे 1000 दिखा रहा था, तो 500 आने के बाद यहाँ पे आपने यस कर देना है। फिर करना है कंटिन्यू टू पे। जो न्यू यूजर है, जो नया फॉर्म भर रहा है बिल्कुल, तो उसकी फीस कटेगी, बाकी जो पुराना है उसकी फीस नहीं कटेगी। तो कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है।
तो फिर यहाँ पे कंटिन्यू 500 रुपये फीस है। उसके बाद ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इस फॉर्म का पॉइंट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म पेज, स्कैन ऑल पेजेस इनटू साइंड कॉपी। साइंड कॉपी है, क्या करना है आपने, जैसे ही आप फीस काटोगे तो फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपने आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, पूरा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा पूरा, और फिर यहाँ पे आपने साइन कर देने हैं। ठीक है, साइन कर दो, सारे पेज आप कर दो तो और भी बढ़िया है। सारे पेज आप साइन करो, और यहाँ पे जरूर करने है इस कॉलम में। साइन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे आपने फिर ये प्रीफेस आ जाएगा, वो एग्री करने के बाद यहाँ से भी आप उस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपने इस चूज में जो भी एप्लीकेशन फॉर्म निकाला और उस पर हर एक पेज पे साइन करे, और लास्ट में सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट उस पर साइन करे, और इसकी पीडीएफ फॉर्म बनाई और याड है अपलोड, याड है ला दी चूज फाइल में। चूज फाइल में लाने के बाद करना आपने अपलोड साइंड एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये क्लिक करते ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और फाइनली सबमिट हो जाएगा, और आपका फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। इस तरीके से आपका पूरा फॉर्म भर जाएगा, और जो आपने पेज प्रिंट आउट इस एप्लीकेशन फॉर्म के निकाले थे और साइन करे थे वो अपने घर पर रख लेना। तो इस तरीके से आपने स्टेप टू स्टेप फॉर्म भरना है। जिसने जो न्यू यूजर है उसकी फीस लगेगी, अदरवाइज बाकी फीस नहीं लगेगी। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्यूरी रहेगी फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर देना, कमेंट में आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। क्लियर, ईडब्ल्यूएस का जिसका बन रहा है ईडब्ल्यूएस से भरना है, और अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना ध्यान दे लियो। अगर जिसका नहीं बनया है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो बनवाने की कोशिश करो, क्योंकि जनरल कट ऑफ सबसे ऊपर जाएगी। तो अपना कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवाओ और अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरना है। अगर फिर भी नहीं बना तो फिर लास्ट तो ऑप्शन है कि आपने जनरल में ही भरना पड़ेगा, अगर नहीं बना तो। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपका सब कुछ समझ में आ गया होगा। सभी को जय हिंद, जय भारत।